नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। हर इंसान के जीवन में सफलता और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए गुरु या फिर मार्गदर्शक की जरूरत होती है। माना जाता है कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो इंसान के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, लेकिन इन दिनों यूपी से लेकर बिहार तक धार्मिक ग्रंथ पर बवाल छिड़ा है। ये धार्मिक ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत बोने वाला ग्रंथ बताया था और अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे बकवास बताते हुए पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। जिस रामचरितमानस में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था बताई जाती है वो स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुछ नेताओं को चुभ रहा है। दलील यह है कि रामचरितमानस में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दलितों और पिछड़ों का अपमान किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए इसे लिखा, ऐसे में इस धार्मिक ग्रंथ को नहीं मानना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब राजनीतिक दल 2024 के चुनाव की तैयारी में है। यही वजह रही कि सपा के भीतर तूफान खड़ा हो गया। खुद अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद सतर्क हो गए हैं और किसी भी नेता को बेवजह की बयानबाजी से बचने के लिए संदेश भिजवा दिया। उधर भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के सहारे सपा को घेरना शुरू कर दिया। कई जिलों में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पाकिस्तान भेजने की मांग कर दी तो किसी ने उन्हें अज्ञानी बता दिया। कुल मिलाकर 2024 की चुनावी जंग से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान ने बखेड़ा पैदा कर दिया है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर यूपी कैसे सियासत सुलग रही है उत्तर प्रदेश की आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि भाजपा का मिशन अति संवेदनशील क्या है और पर्दे के पीछे भगवा ब्रिगेड कैसे तैयारी कर रही है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले अपने मन की बात कही हो, लेकिन उनका बयान उन्हें मुसीबत में ले आया है, क्योंकि जैसे ही साधु संतों और सियासी दलों तक उनके बयान की गूंज पहुंची, सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो गए। साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की समझ पर सवाल उठाना शुरू कर दिए और भाजपा के नेताओं ने अखिलेश यादव को घेरना तेज कर दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है और अभी भी कहते हैं कि रामचरितमानस में दलित पिछड़ों का अपमान किया गया। बिहार के बाद यूपी में रामचरितमानस पर उबाल। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना करी, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब समाज की नारियां, इनको ताड़ना मतलब आवश्यकता पड़ने पर दंडित करना या इन पर जो भी कहते हैं इनकी भाषा में कि निगाह रखना। तो हम ये कह रहे हैं इन्हीं दोनों पे क्यों, औरों पे क्यों नहीं। स्वामी के ज्ञान पर खड़ा हुआ बवाल। तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सब हिंदू समाज की जातियां। तो अगर ये भी हिंदू समाज की जातियां हैं तो कैसा ये हिंदू धर्म है जो अपने ही समाज के लोगों को गाली दे। ज्ञान ही नहीं रामायण में, क्योंकि किसी व्यक्ति का किसी भी जाति का कोई भी इस प्रकार से उत्पीड़न करने का वो रामायण नहीं है। वो पूजनीय है, धार्मिक ग्रंथ है, भगवान राम का चरित्र है। मौर्य का अधूरा ज्ञान या सोचा समझा बयान। ये धर्म के चश्मे अलग अलग कैसे दो हो गए। एक तरफ कहते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, यानी किसी भी प्रकार का उस पर दोष हो उसका सम्मान करो यदि वो विप्र है। दूसरे चश्मे से देखते हैं कि पूजा ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी गुणगान और प्रवीण यानी दक्ष विद्वान क्यों न हो, अगर शूद्र है तो उसका सम्मान मत करो। रामचरितमानस का संदेश सियासत में जाति क्लेश। कौआ भाषण नहीं करता है, तो जब तुलसीदास जी खुद करें हम अपनी खुशी के लिए इसको लिख रहे हैं तो धर्म कैसे हो गया। एक चीज अपनी खुशी के लिए कल्पना के आधार पर किसी को भी पात्र बना लिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन जातियों का नाम रख करके
अधम जात होने का प्रमाण पत्र देना ये कहाँ का विद्वता है? अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि ये चर्च प्रायोजित वामपंथी टूल किट का हिस्सा है, जिसमें कहीं न कहीं पूरे देश को अस्थिर करने के लिए हिंदू मानबिंदु उनके धर्म ग्रंथों को गालियां दी जाए। रामचरितमानस पर राजनीतिक महाभारत। तो इस तरीके के टिप्पणी कर देना और इस तरीके के बयान दे देना अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, ये वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं, ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है। ऐसे लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि कोई बयान देने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सब मानसिक दिवालियापन है। राम कथा का सियासी अध्याय। दो 2024 की चुनावी तैयारी, राजनीति की मंडल सवारी। बात तो चुभेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे, तब भी खूब सियासी घमासान हुआ था। बिहार में यह विवाद शांत पड़ा तो यूपी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई लकीर खींच दी। आज दिन भर स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा का विषय बने रहे। कानपुर से लखनऊ तक स्वामी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। भाजपा ने सीधे अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। अब बारी अखिलेश यादव की है कि वो स्वामी के बयान के बाद क्या कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य होश में आओ। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया और यूपी की सियासत में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ चौपाई दलित और पिछड़ों का अपमान करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर पाबंदी लगाने तक की मांग कर दी और ये बात साधु संतों को चुभ गई। उसका सिर्फ एजेंडा मात्र विपक्ष का ये है कि 2024 में चूंकि लोकसभा चुनाव है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बन जाएगा। उस दिन घोषणा करने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग भगवान राम माने यानी कि सरकार से लड़ते लड़ते अब भगवान राम से लड़ने लगे। वो कहते हैं मैं बोलूँ, उनका वकील मालूम है। अब वो बोलते हैं तो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछिए, हमें क्या पता। ना हम निंदा करेंगे ना स्तुति करेंगे। लोगों की बात जान लेते हैं, कई ढंग की बात होती है। लोगों की बात मनोवैज्ञानिक भी जान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, यक्ष इत्यादि को सिद्ध हो सकता है, कर्णपिशाची सिद्ध हो सकती है, वो जाने। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल कई लोगों को विवादित लग रहे हैं। इस बीच लखनऊ के हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी गई। बीच सड़क पर प्रदर्शन हुआ। सपा एमएलसी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मौर्य जी ने जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो उसको लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और यहाँ पर एफआईआर कराने आए। और अब देखना ये है हमको कि समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या रहता है। माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुओं के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद भी स्वामी के बयान पर बुरी तरह भड़क गया है। ये बौखलाहट में दिया गया बयान है जो मीम भीम गैंग के आकाओं को खुश करने के लिए दिया होगा। ऐसा लगता है या तो वो अनजान है या वो बेईमान है, लेकिन उन्हें स्मरण रखना चाहिए राम का अपमान देश का अपमान है और रामद्रोह को देश कभी स्वीकार नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल सपा के नेता हैं और उनका इस तरह से बयान देना भाजपा नेताओं के लिए किसी मौके से कम नहीं। यूपी में कई जगह स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को भले तुलसीदास की लिखी हुई चौपाई से दिक्कत हो, लेकिन भाजपा इसे राम के सम्मान तक खींच लाई है। जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक यात्रा चलती है उसी प्रकार से उनके वक्तव्य चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस के विषय में दिया गया उनका जो वक्तव्य है वो उसी प्रकार का है। वो वर्तमान जिस दल के अंदर वो हैं उसकी मानसिकता से जुड़ा हुआ और वोट बैंक की राजनीति को हिसाब में रख करके दिया हुआ वक्तव्य है। लगातार वो
जिस दल में रहते हैं उस दल को क्या सूट करता है, उस हिसाब से वो बात करते हैं। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में अगर अपना नंबर बढ़ाना है तो हिंदू देवी देवताओं पर, धार्मिक ग्रंथों पर हम टिप्पणी करें, उसकी आलोचना करें तो हमारा कद बढ़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस की जिन चौपाइयों से दिक्कत है उसे उन्होंने समझाया भी है, लेकिन भाजपा नेता कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य शब्दों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ मैं उनका ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा कि गोस्वामी जी कहना चाह रहे थे कि ढोल ये जितने शब्द हैं इनको एक सतत प्रताड़ना नहीं कहा है। शब्दकोश स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं सीखना है उनको। सकल ताड़ना, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए अनुशासित प्रशिक्षण की अगर आप करेंगे तभी ढोल का मतलब सभी प्रकार के वाद्य, और गंवार का मतलब है जो अशिक्षित हैं, ठीक है, सिविक सेंस। हाँ, सिविक सेंस। और शूद्र आज के ज़माने में भी जब हम आरक्षण दे रहे हैं तो उस ज़माने में शिक्षा से कितना वंचित थे, तो उनको भी नियमित, यहाँ ताड़ना का मतलब प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग आप यस, ट्रेनिंग विद डिसिप्लिन। तो हम उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना अकबर साम्राज्य के कार्यकाल में किया। उस समय जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस समय स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं कि जो बयान उन्होंने दिया है वो देश में सियासी बवाल खड़ा कर देगा। यही वजह है कि उन्होंने बयान देते वक्त 85% वाला दांव चला। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की माने तो उनकी बात से देश की 85% जनता सहमत है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात पर अड़े रहेंगे। अब सवाल उस 85% जनता का है, क्या वो भी उनकी बात से सहमत होगी? और उससे भी बड़ी बात, क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े होंगे? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिन पर विवाद हुआ था, और जब चुनाव में उनकी हार हुई तो भी अखिलेश यादव ने उनके कद को कम नहीं होने दिया। कुछ महीने पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया गया, लेकिन अब उनका बयान फिर से अखिलेश यादव को परेशान करने लगा है। हालात ऐसे हैं कि सपा के कई विधायक खुलकर स्वामी के विरोध में खड़े हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द अखिलेश यादव सामने आएंगे और स्वामी के बयान पर स्थिति साफ करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो बात कही, उसका असर 24 के चुनाव में भी दिख सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस बयान को लेकर सतर्क हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश स्वामी के इस बयान से नाराज हैं। साथ ही सपा के अंदर भी स्वामी के बयान से भारी असंतोष है। अज्ञानतावश उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है। टिप्पणी करने से पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ गया है और वो शीघ्र ही इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव जानते हैं कि उनके किसी भी नेता का एक बयान 24 की रणनीति पर पलीता लगा सकता है। यही वजह है कि पार्टी ने फौरन स्वामी के बयान को उनकी निजी सोच बता दी। सपा के ही कुछ नेताओं ने स्वामी को आईना दिखाने की कोशिश की। वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अब सवाल अखिलेश का है कि वो क्या करेंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को वो सिर्फ हिदायत देकर छोड़ देंगे या फिर कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं? सूत्र बताते हैं कि सपा के कई विधायक स्वामी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ऐसे बयानों से लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। इतिहास बताता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी स्वामी ने कुछ विवादित बयान दिए थे, जिससे सपा को नुकसान हुआ था। जो प्रभु राम पर या रामायण पर कोई सवाल उठा रहा है, ना तो सच्चा सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। समाजवादी सच्चा वो है जिनके, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जिनके दिखाए गए रास्तों पे हम समाजवादी लोग चलते हैं।
यानी जो समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम की राजनीति करती है और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सपा के बड़े नेता हैं, उस सपा के ज्यादातर विधायक ही स्वामी की बातों का समर्थन नहीं करते। हालांकि स्वामी ने भी कह दिया था कि ये बयान उनका निजी है, न कि पार्टी का। आपका बयान है या पार्टी का भी स्टैंड आपके साथ है? पार्टी भी आपके अभी फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, विधान परिषद में सदस्य मैं भी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का नेता हूं, लेकिन आज चूंकि प्रसंगवश आप लोगों ने इस प्रश्न को छेड़ा तो मैंने उसका उत्तर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कई बातें कही हैं जो चुभने वाली हैं। उन्होंने रामचरितमानस को न सिर्फ बकवास बताया बल्कि उस पर पाबंदी लगाने की भी मांग कर दी। अब दूसरे दलों के नेता अखिलेश यादव को ऐसे नेताओं से सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के बाद उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी और पार्टी में थे, उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था, तब वो भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्धि मंत्र लेकर आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुझे लगता है कि केवल लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे सगुफे छोड़ते रहते हैं, और इधर काफ़ी दिनों से टीवी वगैरह पे उनके चेहरे नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है कि जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी में थोड़ी पूछ भी कम हुई है, प्रमुख स्थान नहीं मिल रहा है, तो उनको लगा कि चलिए एक नया सगुफा छोड़ देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर इस समय आवाज़ उठाई जब 2024 का चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और चुनाव समाजवादी पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने आमने सामने चुनाव। ऐसे समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात उठाई उससे अधिकांश हिंदू समाज नाराज होगा। एक तरफ अखिलेश को अलर्ट करने वाले विपक्षी दल के नेता हैं, तो दूसरी तरफ वो नेता जो अखिलेश पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अखिलेश जब तक खामोश रहेंगे तब तक वो विरोधियों के निशाने पर रहेंगे। आज के दिन में ऐसे सभी लोग छटपटा रहे हैं जिनसे निषाद आगे हो गया, अब उसको इसी तरीके से उल्टा पुल्टा निषादों मछुआरों को गुमराह करना चाहते। अब कोई पूछने वाला नहीं है तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बयान ये दे रहे हैं। अगर ये बात थी तो सत्ता में आप थे, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस बयान जो दे रहे हैं, आपने उस समय पिछड़ों की याद आई, दलितों की याद आई, इनको हक अधिकार दिलाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की बात तो याद नहीं आई। कुल मिलाकर स्वामी के बयान पर बवाल छिड़ा है। सामने 24 का चुनाव है और ऐसे बयानों से अखिलेश असहज हो जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश पूरी तरह धार्मिक पिच पर दिखे हैं। फिर चाहे मंदिरों में माथा टेकने की बात हो या फिर 100% सनातनी दिखने की कोशिश, वो जानते हैं कि अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो धर्म के मुद्दे पर आगे खड़ा रहना होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात भाजपा की, जिसने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो पीएम मोदी ने पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव में बचे हुए दिन गिनाए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और जो एजेंडा तय हुआ था उसे लागू करने पर मंथन हुआ। चर्चा है कि इस बार भाजपा ने हैट्रिक लगाने के लिए नया मिशन तैयार किया है। इस मिशन के तहत कुछ लोकसभा सीटों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसी सीटें जहां पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस लिस्ट में यूपी की 16 सीटें हैं जहां पार्टी ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। मिशन दिल्ली में हैट्रिक लगाने का है और भाजपा ने इसका पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी भाजपा का फोकस यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर रहने वाला है और पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में जो गुरु मंत्र दिया था उस पर काम करने को लेकर प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में विस्तार से मंथन हुआ। देश भर में भाजपा ने 160 लोकसभा सीटों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इनमें से 10% यानी 16 सीटें यूपी में हैं। ये ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा पिछली बार चुनाव हार गई थी। इस बार 64 सीटों पर तो जोर रहेगा ही, साथ ही हारी हुई 16 सीटों पर खास प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि उपचुनाव में भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ सीट जीतकर हौसले मजबूत कर लिए हैं। राजनीति इतर सेवा ही संगठन की अवधारणा को लेकर किए गए विकास कार्यों से भारतीय जनता पार्टी का मानवीय स्वरूप जनता के बीच में पहुंचा है। सेवा ही संगठन की यह रूपरेखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के
ह्यूमन विजन का परिणाम ही है। इसलिए हम सबका विश्वास है कि 2024 लोकसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100% सफलता प्राप्त करेगी, ऐसा सबका विश्वास है। 24 का ही नहीं 2023 का भी तैयार हुआ है। नगर निकाय से लेकर के लोकसभा तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन है, कार्यकर्ताओं में उत्साह और विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है, उसने बहुत गरीब कल्याण के, किसान कल्याण के, गांव शहर सबके विकास के काम किए हैं। पहले दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। 2024 को लेकर मंथन हुआ और फिर यूपी भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मिशन 80 को लेकर रोड मैप तैयार किया। भाजपा ने 2024 चुनाव के लिए 5 खास प्लान तैयार किए हैं, जो अगर कारगर हुए तो भाजपा क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएगी। जिन सीटों पर 2019 में हार हुई, वहां केंद्रीय और राज्य मंत्री प्रवास करेंगे। जो कमजोर बूथ हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए नए सिरे से बूथ कमेटियों का गठन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले निकाय और एमएलसी की 5 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था का जोर शोर से प्रचार करना होगा और सबसे बड़ी बात, दलित और पसमानदा वोटर को अपने साथ जोड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के मद्देनजर तमाम मोर्चों पर लगी हुई है, तमाम मोर्चों पर काम हो रहा है और इसी कड़ी में अपने संगठन का महाविस्तार करने के लिए अब पार्टी ने एक ऐप बनाया है। सरल नाम का ये ऐप है, जिस पर जितने भी लोग हैं उनका एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस समय ये सरल ऐप है, जिसको इस QR कोड के माध्यम से या फिर जो ऐप स्टोर है उसके माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के ऊपर जो व्यक्ति होगा उसका नाम, पता, उसका जो धर्म है, जाति है, कहाँ से वो आता है, ये सभी चीज़ें, वो क्या करता है, नौकरी पेशा है या बिजनेसमैन है, जो भी उसका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उस सब चीज़ों की जानकारी इस ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी। मिशन 2024 के लिए भाजपा जहां अब जमीन पर उतरकर पार्टी की गतिविधियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तैयारी वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को मजबूत करने की है। यानी भाजपा जमीन के साथ साथ वर्चुअल दुनिया में भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश कार्यालय पर डेटा प्रबंधन को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, उन जिलों के IT संयोजक शामिल हुए। इस बैठक में सभी को डेटा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। सभी को सरल ऐप डाउनलोड करने और उसमें सारी जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके जरिए भाजपा की कोशिश ये जानने की है कि पूरे प्रदेश में उसके कार्यकर्ताओं की क्या संख्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका क्या प्रोफेशन है और वे कब से पार्टी से जुड़े हैं। ये सारा डेटा अब उपलब्ध रहेगा। इसके लिए उन्हें कागज देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक क्लिक करना होगा और कार्यकर्ता से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इतना ही नहीं, पार्टी के क्या कार्यक्रम हैं, ये भी अब किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐप पर ही अपलोड कर देने से सबको इसकी जानकारी मिल जाएगी। पार्टी ने भी अपना एक इस डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के जो शुभचिंतक हैं उनसे जुड़े रहने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि पार्टी को आगे बढ़ाने में भी और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क रखने में भी कारगर साबित होगी। यानी भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भले अभी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन भाजपा इसे आसान बनाने की राह पर निकल पड़ी है। पर भाजपा की इस राह में सपा दीवार बनकर खड़ी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं, जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। यूपी में 2017 के बाद से भाजपा लगातार जीत दर्ज करती रही है। ऐसे में वो 2024 का चुनाव जीतकर फिर सपा के इरादों पर पानी फेरने की तैयारी कर रही है और लखनऊ से दिल्ली तक हो रही बैठकें बताती हैं कि भाजपा अपने लक्ष्य को लेकर कितनी मुस्तैद है।
एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। भाजपा की तैयारी बताती है कि वो किसी भी सीट को ना तो हल्के में लेना चाहती है और ना ही उसे नजरअंदाज करना चाहती है, यानी एक एक सीट पर पुख्ता तैयारी की जा रही है। जी हां, भाजपा का मिशन यूपी जरा ऐसे समझिए। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में एजेंडा तय हुआ। देश भर की 160 सीटों को अति संवेदनशील माना गया। पहले अति संवेदनशील सीटों की संख्या 140 रखी गई थी। इन 160 सीटों में 10% यानी 16 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इनमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना लोकसभा सीट शामिल है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा भी अति संवेदनशील सीट है। मैनपुरी, रायबरेली, अंबेडकर नगर भी पर भी पैनी नजर होगी। आजमगढ़, श्रावस्ती, मछली शहर में भी पूरा जोर लगाएगी बीजेपी। घोसी, जौनपुर, गाजीपुर जैसी सीटों पर खास प्लानिंग है। इनमें से रामपुर और आजमगढ़ को भी भाजपा ने उपचुनाव में जीता है, लेकिन ये सीटें भी सूची में ही मौजूद हैं। जी हां, तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। जिन सीटों पर भाजपा ने अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है, उसके लिए अलग से एक कमेटी भी बनाई गई है। ये कमेटी कैसी है, ये आपको बताता हूं। जी हां, कमजोर सीट के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें विनोद तावड़े इस कमेटी के संयोजक हैं। सुनील बंसल इस कमेटी के सदस्य हैं। सुनील बंसल इस समय राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इससे पहले 8 साल तक यूपी में प्रदेश संगठन महामंत्री थे। इन्हीं 8 सालों में यूपी में भाजपा ने कई कीर्तिमान छुए, यानी सुनील बंसल का नाम इस लिस्ट में होना यूपी के लिए बड़ा संदेश है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान इस कमेटी के सदस्य हैं। धर्मेंद्र प्रधान यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त प्रदेश के प्रभारी थे, यानी यूपी के लिहाज से यह नाम भी अहम माना जाता है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव इस कमेटी के सदस्य हैं, जो विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा चुके हैं, यानी ये भी यूपी के को बखूबी समझते हैं। साथ ही संबित पात्रा भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो ये जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, ये वो कमेटी है जो कमेटी उत्तर प्रदेश की 16 अति संवेदनशील सीटों पर खास जोर लगाएगी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 24 के चुनाव में। अब आपको बताते हैं 24 विजय के लिए भाजपा का रोड मैप क्या है। 24 विजय का रोड मैप तैयार है। ये रोड मैप देखिए, मंडल और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश है। परिणाम बदलने वाले 24,000 कमजोर बूथों पर मंथन होगा। सभी वर्गों का समायोजन कर एकजुटता से काम करने का मंत्र है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के बूथों पर मंथन है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। ओबीसी दलित वोटरों को लेकर अलग रणनीति है। हर वर्ग के युवाओं को जोड़ने पर फोकस है। पीएम के निर्देश को धरातल पर उतारने पर काम किया जा रहा है। जनता से संवाद बढ़ाने के लिए रणनीति पर काम हो रहा है। हर जिले की निगरानी मंत्रियों को देने की तैयारी की जा रही है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोड मैप है 2024 के चुनाव को लेकर। बात विधान परिषद चुनाव की, यूं तो सिर्फ 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर हर एक मतदाता तक पहुंचने का संदेश दे रहे हैं। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने खुद चुनावी अभियान की बागडोर संभाल रखी है। दावा है कि इस बार एमएलसी चुनाव में सपा का प्रदर्शन बेहतर होगा। जैसे जैसे विधान परिषद की 5 सीटों पर मतदान की तारीख करीब आ रही है, सियासत में हलचल बढ़ती जा रही है। स्नातक खंड की 3 और शिक्षक खंड की 2 सीटों पर 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता तूफानी रफ्तार से मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने चुनाव अभियान की कमान संभाल रखी है। इसी कड़ी में मुरादाबाद बरेली स्नातक खंड निर्वाचन की सीट पर जीत दर्ज करने के लिए भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। भाजपा का दावा है कि सभी 5 सीटों पर उसे जीत मिलेगी। तो सभी को जिम्मेदारियां देते हुए और जो लोग लगे हुए उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए आज की बैठक का एक महत्वपूर्ण कार्य था। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि माननीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर विधान परिषद आदरणीय जयपाल व्यास जी जीत के जाएंगे और इनका रिकॉर्ड कभी ना कोई तोड़ पाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। समझता हूँ हम मंडल अध्यक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, सारे बूथ अध्यक्ष, सारे जो प्रभारी हमारे इसमें मीटिंग में उपस्थित रहे और सारी व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी ने सौंपी है और कैसे कैसे वोट डलवाना है, कैसे घर से लाना है और कैसे उसे बूथ तक पहुंचाना है। तो सारी व्यवस्था आज माननीय अध्यक्ष जी ने जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सौंपी है। और मैं समझता हूं चुनाव तो एक तरफा है, लेकिन अब तो खाली लीड बढ़ाने का चुनाव है कि हम कितने वोट अंतर से जीत सकते हैं। भाजपा ने मुरादाबाद बरेली स्नातक खंड निर्वाचन सीट से जयपाल सिंह व्यस्त को प्रत्याशी बनाया है।
जिनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने एक एक कार्यकर्ता को 20-20 मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बस आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उसमें जितनी योजनाएं थी वो आज सारी योजनाएं बनी हैं और ये चुनाव ऐतिहासिक रूप से जीतने जा रहे हैं। जयपाल सिंह व्यस्त के वो जिताने के लिए भाजपा ने क्या रणनीति बनाई है? अब देखिए, ये सब पार्टी की अपनी प्लानिंग है जो सब आज डिस्कस हुई है और ये चुनाव हम उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। परिषद संग्राम के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर एमएलसी चुनाव में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग से एक भी प्रत्याशी न उतारने का आरोप लगाया है। शिक्षकों के बीच में और शिक्षित बेरोजगारों के स्नातकों के बीच में किए गए कार्यों को बताएं तथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए झूठे वादे जो नहीं निभाए जा रहे हैं उनके बारे में भी तुलनात्मक अध्ययन कराएं और मतदाताओं से अपील करें, प्रार्थना करें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कमलेश यादव और प्रियंका जी को अपना आशीर्वाद दें, अपना मतदान करें, सहयोग। जाहिर है कि सपा हो या फिर भाजपा, विधान परिषद के लिए दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सपा की कोशिश कम से कम एक सीट पर जीत दर्ज कर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने की है, जबकि भाजपा निकाय चुनाव से पहले सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती का संदेश देना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बेल को लेकर सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक बार फिर झटका लगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कानपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई टल गई। अब 8 फरवरी को सुनवाई होगी। वहीं कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर एजाज उर्फ अज्जान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अज्जन पर फतेहपुर कोतवाली में 5 केस दर्ज हैं और वो जमीन पर कब्जा करने के कई मामलों में शामिल रहा है। यानी जब से इरफान सोलंकी को जेल हुई है, इरफान के करीबियों पर चुन चुन कर एक्शन हो रहा है। जेल में बंद इरफान सोलंकी की हर बदलते दिन के साथ बढ़ रही है मुश्किलें और कस रहा है पुलिस का शिकंजा। नवंबर के महीने में जमीन पर जबरन कब्जा और आगजनी के आरोपों में दर्ज केस में इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 8 फरवरी तक के लिए टल गई। दरअसल सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने केस की डायरी न होने की दलील रखी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी। इस बीच कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर एजाज उर्फ अज्जन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि एजाज कई सालों से इरफान सोलंकी से जुड़ा है। एजाज की गिरफ्तारी तिलक नगर से की गई है। पुलिस के मुताबिक एजाज उर्फ अज्जन पर फतेहपुर कोतवाली में 5 केस दर्ज हैं। जमीन कब्जा करने के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस का मानना है कि जमीन कब्जा करने के मामले में एजाज उर्फ अज्जन और इरफान सोलंकी के बीच साठ-गांठ हो सकती है। मोहम्मद एजाज उर्फ अज्जन को 127/2022 जाजमऊ के मामले में गिरफ्तार किया गया है और विवेचना के दौरान पर्याप्त तथ्य पाए गए थे कि अपराध में इनकी सहभागिता भी है और साथ में अन्य और भी कई तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिनको विवेचक अपनी विवेचना में शामिल करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कानपुर पुलिस इरफान सोलंकी और उसके गुर्गों की संपत्ति की जानकारी जुटाने में लगी है। सभी थानों में इस बारे में पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कानपुर पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर अपनी कार्रवाई कर रही है जो लोग इरफान सोलंकी के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों कानपुर पुलिस के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया था और इसमें कई नंबर्स दिए गए थे। अपेक्षा की गई थी आम जनमानस से जो इरफान सोलंकी और उसके गैंग के लोगों के बारे में ये सूचनाएं दें कि अपराध द्वारा अमुक संपत्ति अर्जित की गई है। ऐसे में तमाम सूचनाएं कानपुर पुलिस को मिल भी रही हैं और कानपुर पुलिस का ये कहना है कि ऐसे 7-8 लोग और हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है आने वाले दिनों में। कई ऐसे नंबर्स पर जो कानपुर पुलिस के द्वारा जारी किए गए थे उस पर सूचनाएं मिल रही हैं और सूचनाएं मिलने के बाद कार्रवाई भी बड़े स्तर पर की जाए। जेल में बंद इरफान सोलंकी पर पिछले 2 महीनों में गैंगस्टर समेत 8 केस दर्ज हो चुके हैं और माना जा रहा है
कि जिस तेजी से पुलिस इरफान सोलंकी की संपत्ति की जानकारी जुटाने में लगी है, जल्द ही कुर्की और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। रेसलिंग फेडरेशन में शोषण के आरोपों पर जारी संग्राम को लेकर आज का दिन बेहद अहम रहा। खेल मंत्रालय के निर्देशों पर जांच के लिए बॉक्सर मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया, जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच के साथ ही कुश्ती संघ का काम भी देखेंगी। जांच पूरी होने तक ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष के रूप में कुश्ती संघ का कामकाज नहीं देख सकेंगे। उधर इसी मामले में सुबह आई एक खबर ने माहौल गर्म कर दिया। खबर थी कि धरने पर बैठे खिलाड़ियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामला तूल पकड़ता इससे पहले ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ किया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी याचिका दाखिल नहीं की गई। रेसलिंग फेडरेशन में शोषण के आरोपों पर छेड़े संग्राम को लेकर सुबह आई एक खबर ने तपिश बढ़ा दी। खबर थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में विनेश फोगाट और धरने पर बैठे दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ याचिका लगाई गई है। हालांकि खबर आने के फौरन बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ट्वीट का खंडन कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लिखा कि मेरे या मुझसे संबद्ध किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा धरना देने वाले पहलवानों और न्यूज चैनलों के विरुद्ध कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है। मैंने किसी अधिवक्ता, लॉ एजेंसी या प्रतिनिधि को किसी न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति या अधिकार प्रदान नहीं किया है। गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस खबर का खंडन किया जिसमें अगर बात करें तो सुबह से जिस तरीके से खबर आ रही थी कि उनके घर में कार्य करने वाले विक्की नामक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। विक्की नामक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगा करके मांग की है कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट समेत तमाम सारे पहलवानों पर केस चला जाए, क्योंकि उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर मामले लगाए हैं। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर खेल मंत्रालय एक्शन में है। खेल मंत्रालय ने ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से नहीं हटाया है, लेकिन उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच पूरी होने तक कामकाज पर रोक लगा दी है। खेल मंत्रालय ने जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो जांच के साथ ही कुश्ती संघ का काम भी देखेगी। बॉक्सर मैरी कॉम को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। रेसलर योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य अवार्डी तृप्ति मुरुगंधे, कैप्टन राजगोपालन और राधा श्रीमन को समिति में जगह दी गई है। निगरानी समिति 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंपेगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से मामला काफी ज्यादा विवादित हो गया था, कुश्ती संघ और पहलवान आमने सामने हो गए थे, इसके बाद खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से तब तक के लिए हटा दिया है। तब तक के लिए वो अपना कामकाज नहीं देख सकेंगे जब तक कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगी। अगर बात करें तो ये कमेटी जल्द ही अपना कार्यभार शुरू करेगी, और कार्यभार शुरू करने के बाद 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंपेगी, जिसके बाद फिर आगे खेल मंत्रालय इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके तौर पे फिर निर्णय लेगा कि आगे किस तरीके से उसको क्या कुछ कार्यवाही करनी है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही कुश्ती संघ की ओर से आयोजित हो रही प्रतियोगिताओं को भी रद्द कर दिया गया है। गोंडा के नंदनी नगर में जारी सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप भी रद्द कर दी गई है, जिससे प्रतियोगिता में शामिल पहलवान निराश हैं। सर, हम सीनियर रैंकिंग खेलने के लिए आए थे, तब आए तो पता चला मतलब हमारा होने वाला तो कल था, पर अब पता चला कि सुबह की कैंसिल हो गया है, तो इसलिए मैं वापस जाना पड़ रहा है। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा तो आपको वापस हो गया? जी अभी तक नहीं हुआ है, पर बोला गया है कि वो आपके मतलब अकाउंट में रिफंड हो जाएगा वापस। यहाँ हम आए थे ओपन रैंक सीनियर नेशनल रैंकिंग सीरीज के लिए, और कल कुश्ती हुई फ्री स्टाइल, और फ्री स्टाइल की आज गिरको रोमन और 2 वेट लड़कियों का था, चूँकि कैंसिल हो गया इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। अब सबकी नजर खेल मंत्रालय की ओर से गठित निगरानी समिति की रिपोर्ट पर है, क्योंकि निगरानी समिति की रिपोर्ट ही तय करेगी
कि बृजभूषण शरण सिंह पर क्या एक्शन होगा और फेडरेशन में शोषण के आरोप की सच्चाई क्या है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात मथुरा कॉरिडोर की, जिसके विरोध में लड़ाई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आज बांके बिहारी मंदिर के राजभोग सेवा अधिकारी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि मंदिर के पैसे पर मंदिर का हक है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ऑडिट कर रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जारी सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। कल हाई कोर्ट कॉरिडोर बनाने के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर का भविष्य क्या होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, मंदिर के फंड का इस्तेमाल कैसे होगा और कॉरिडोर प्रस्तावित होने से जो विवाद खड़ा हुआ है उसके समाधान की सूरत क्या होगी। इन तमाम सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी नजरों का इंतजार 2 हफ्ते और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर पर हाई कोर्ट में जारी सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। वहीं अगर बात करें तो इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस चलने पर किसी भी तरीके से रोक पर अभी फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सेवायत नहीं चाहते कि मंदिर का पैसा कॉरिडोर बनाने पर खर्च हो। हाई कोर्ट ने मंदिर का पैसा कॉरिडोर पर खर्च करने का सुझाव दिया है। हाई कोर्ट के इसी सुझाव पर मंदिर के सेवायतों को आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी मंदिर के सेवायतों के वकील की ओर से दलील दी गई कि पिछले 100 सालों से पैसों को खर्च करने का अधिकार मंदिर के अधीन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ऑडिट कर रहा है, आप चिंता मत कीजिए। वहीं अगर बात करें तो मंदिर में जिस तरीके से सेवायत जो काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उन्होंने याचिका लगा करके कहा है कि फंड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये पिछले 100 वर्षों से अधिक मंदिर में जो तमाम सारी कमेटी निर्धारित होती है वो करते हुए आ रही है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर जो फैसला दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट फंड की जाँच करा रहा है तो ऐसे में दिक्कत क्या है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रस्तावित कॉरिडोर है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपनी ओर से आदेश या टिप्पणी नहीं की है। बांके बिहारी मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान बनाने के लिए और धाम के कायाकल्प के लिए 5 एकड़ में कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। ऐसे बनाने पर 300 दुकान और मकान जद में आएंगे। ऐसे में दुकानदार कॉरिडोर के विरोध में सड़क पर उतर गए हैं। तर्क दिया जा रहा है कि कॉरिडोर बनाने से रोजी रोटी छिन जाएगी। कहा जा रहा है कि कॉरिडोर से वृंदावन की कुंज गलियों का वजूद खत्म हो जाएगा। मतलब सवाल सिर्फ आस्था या फिर अधिकार का नहीं है, बल्कि रोजी रोटी से भी जुड़ा है, जिसके लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जोशीमठ के पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धंस रही है। बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर धंस गया है। कई जगहों पर हाईवे के ऊपर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं, जिससे चारधाम यात्रा पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि हेलंग से बद्रीनाथ के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम रुका हुआ है और जोशीमठ शहर से होकर जाने वाले बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि जोशीमठ की जियो फिजिकल जियो टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद धामी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बद्रीनाथ हाईवे के किनारों पर खड़ी दीवार टूट रही है, दरक रही है सड़क, धंस रही है जमीन और उम्मीदें छूट रही हैं। जोशीमठ की जमीन पर बद्रीनाथ हाईवे की इन तस्वीरों ने चारधाम यात्रा पर संकट बढ़ा दिया है। दरअसल जोशीमठ पर आपदा संकट के चलते हेलंग से बद्रीनाथ के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम बंद है, जबकि जोशीमठ से बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़क कई जगह टूट चुकी है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा की शुरुआत कैसे हो, इस पर प्रशासन से शासन स्तर तक मंथन जारी है। सरकार
जोशीमठ की जियोफिजिकल और जियोटेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। देखिए, इसमें इसको लेकर हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चार धाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो, और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। आमतौर पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। ऐसे में सरकार के पास जोशीमठ आपदा संकट के बीच नया रास्ता तलाश करने के लिए करीब 3 महीने का वक्त है, लेकिन जोशीमठ में दिन ब दिन दरारों की बढ़ती चौड़ाई चिंता बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि अगर दीवारों की चौड़ाई और बढ़ी और जमीन धंसने की रफ्तार नहीं थमी तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर ब्रेक भी लग सकता है। हालांकि अभी ये कयास भर है। इस बीच जोशीमठ संकट पर सियासत जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आपदा को लेकर प्रदेश की सभी सरकारों को दोषी ठहराया है। किसी एक सरकार को दोषी नहीं, सारी सरकारें उत्तराखंड में बनने के बाद सारी सरकारें दोषी हैं। इस बात को लेकर केदार घाटी की आपदा को लेकर, उत्तरकाशी की आपदा को लेकर, आज जोशीमठ की आपदा को लेकर कोई एक सरकार दोषी नहीं है, सब सरकारें इसके लिए दोषी हैं। उधर जोशीमठ आपदा के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड की वकालत की है, जिस पर देवभूमि के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा, मिश्रा जी की रिपोर्ट आ चुकी थी, मिश्रा जो बना था एक, उसमें जब उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी तो आज तक त्रिवेंद्र जी क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं उनकी दरारों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी दीवारें लगाई या उनकी व्यवस्थाएं कराई? वो तो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे, और ये मुख्यमंत्री इतना जुझारू और इतना जो रात दिन वहाँ पड़ा हुआ है खुद का और सारा काम कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को नाकाम बनाने की कोशिश समझ रहा हूँ मैं। इस समय तो साथ देना चाहिए और ज्योतिर्मठ को बचाना चाहिए। सनातन की धरोहर है वहाँ पर, उसको बचाना चाहिए। विरोध और सरकार पर सवालों के बीच ये सवाल बड़ा हो चला है कि कहीं जोशीमठ की धरती फाड़ आपदा बद्रीनाथ यात्रा पर ब्रेक तो नहीं लगा देगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल बात तो चुभेगी में आज जितना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।